वेलकम दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के इतिहास का 2 नंबर पार्ट समाजवाद और साम्यवाद को पढ़ेंगे। सबसे पहले समाजवाद और साम्यवाद में अंतर को समझ लेते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर होता है? तो समाजवाद का भी उद्देश्य होता है समानता और साम्यवाद का भी उद्देश्य समानता होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले, यही समाजवाद और साम्यवाद चाहते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग और साम्यवादी विचारधारा के लोग यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समाजवाद क्या है। तो समाज को महत्व दिया जाता है। समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात करता है तथा असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। यानी जो राज्य यानी जो सरकारें होती है, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार, जो सरकारें होती हैं उनसे बोला जाता है कि आप असमानता को दूर करें, जो सामाजिक भेदभाव है उसे दूर करें। ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य जो होता है वह समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ऐसा समाजवाद में माना जाता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाने तथा कार्य के अनुसार वेतन की बात किया जाता है। समाजवाद में कार्य के अनुसार वेतन की बात की जाती है। जो जिस क्षमता के अनुसार कार्य करेगा उसके अनुसार उसे वेतन दिया जाएगा। ज्यादा काम करने पर ज्यादा वेतन और कम काम करने पर कम वेतन देने पर जोर दिया जाता है, ऐसा यह समाजवाद में होता है। जबकि साम्यवाद में क्या होता है? तो साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं वह राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य द्वारा शोषण करने वालों को बल मिलता है। यानी साम्यवादी लोग जो होते हैं वह राज्य को, वह सरकार को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारें जो होती है वह शोषण करने वाले लोगों को बल देती है, शोषण करने वाले लोगों के साथ होती है। साम्यवादी कहते हैं कि इन दो वर्गों में संघर्ष जरूर होगा और जिस दिन संघर्ष क्रांति करा जाएगा तभी शोषित वर्ग जीत सकेगा। चूंकि दुनिया जो है दो वर्गों में बटी हुई है, एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग है, और साम्यवादी विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि दोनों में संघर्ष करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, शोषित वर्ग की संख्या अधिक होती है और पूंजीपति वर्ग जो शोषण करते हैं उनकी संख्या कम होती है। तो दोनों में संघर्ष होगा तो जीतेगा कौन? शोषित वर्ग जीतेगा। तो ये लोग चाहते हैं कि संघर्ष क्रांति करा जाएगा तभी शोषित वर्ग जीत सकेगा। शोषित वर्ग इसलिए जीतेगा क्योंकि शोषित वर्ग बहुत अधिक संख्या में होते हैं। शोषण करने वाले लोग कम होते हैं। जो शोषण करने वाले लोग होते हैं वह कम होते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं उनका मानना है कि शोषण करने वाले लोग जो होते हैं वह कम होते हैं, और यह बात रियल भी है कि शोषण करने वाले लोग जो होते हैं वह कम होते हैं। जब शोषित वर्ग जीत जाएंगे तब समानता आएगी। इन लोगों का मानना है कि जो शोषित यानी जिनका शोषण किया जा रहा है वे वर्ग जीतेंगे तभी समानता आएगी। आर्थिक स्थिति में समानता हो, धन में समानता हो, रुपया पैसा जमीन जायदाद में समानता हो, साम्यवादी विचारधारा के लोग यही मानते हैं। आवश्यकता के अनुसार वेतन पर जोर देता है। जिसको जिसके अनुसार आवश्यकता है उसके अनुसार वेतन पर जोर दिया जाता है। समाजवाद की उत्पत्ति को जान लेते हैं। तो समाजवादी भावना का उदय जो हुआ था वह मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उस समय समाज दो वर्गों में बट गया था। एक जो उद्योग के मालिक थे वह पूंजीपति वर्ग कहलाए, और दूसरा जो काम करने वाले लोग थे वह श्रमिक वर्ग कहलाए। और इस तरह से जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, वह श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगे, मजदूरों का शोषण करने लगे, और धीरे धीरे असमानता बढ़ी गई और समाज जो है
इसमें असमानता फैलती चली गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपतियों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिक जीवन नारकीय बन गया था। सभी देशों के जो यहाँ पे नरकीय होगा, सभी देशों का जो श्रमिक जीवन था वह नरकीय बन गया था, क्योंकि पूंजीपति वर्ग और मिल मालिक जो थे वह श्रमिक मजदूरों का शोषण करते थे। श्रमिकों को उस समय कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी, यानी जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे वह दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रहे थे। जो मिल के मालिक थे वह दिन प्रतिदिन और अधिक अमीर होते जा रहे थे और मजदूर उतना मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज दो वर्गों में बंट गया था। पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। जो उद्योगों के मालिक थे वह पूंजीपति वर्ग कहलाए तथा जो काम करने वाले लोग थे उनके मिलों में काम करने वाले जो लोग थे, उनके फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे वह श्रमिक वर्ग कहलाए। समाजवाद की उत्पत्ति। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चूंकि जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। समाज में उनका इज्जत नहीं मिल रहा था, उनका जो है समाज में पतन हो रहा था। तो कुछ राष्ट्रभक्तों ने, विचारकों ने और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने जो है इन लोगों को प्रेरित किया। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तब जो है बहुत सारे राष्ट्रभक्तों ने, विचारकों ने और लेखकों ने एक मार्गदर्शन दिया मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आया यूटोपियन समाजवादी, उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद आया। प्रथम यूटोपियन समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। समाजवाद जो था वह दो गुटों में बटा हुआ था। एक जो था यानी जो समाजवाद है वह दो प्रकार के है। एक जो है कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। जो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद है उसे यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, और जो कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद है उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। किनका? सेंट साइमन का मानना था। जो यूटोपियन समाजवादी थे उनका मानना था। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। फ्रांस से बाहर जो सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी था, जो यूटोपियन चिंतक था, ब्रिटेन का उद्योगपति था, रॉबर्ट ओवन था। रॉबर्ट ओवन जो था, इन्होंने जो है बहुत सारे प्रयोग किए और उसमें वह सफल हो गया। उसने मजदूरों को अधिक मजदूरी देने लगा, जिसके कारण जो है मजदूर मन लगाकर मेहनत करने लगे और उनकी मुनाफा जो है, जो रॉबर्ट ओवन था, इनका मुनाफा जो है बढ़ने लगा। और इसने समझा कि अगर मजदूरों को उचित मजदूरी दिया जाने लगे तो फिर जो है समानता आ सकती है और हम लोगों का मुनाफा भी बढ़ सकता है। कार्ल मार्क्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था।
जिसने जो है एक प्रसिद्ध जो वकील थे और उसने बाद में जाकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला जब वह बर्लिन विश्वविद्यालय गए। 1843 में उन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है वह 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की जिसे दास कैपिटल कहा जाता है। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 5 सिद्धांत है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण हैं। पहला चरण है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दासता का युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। तो ये था कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में। यहाँ तक। इसका पार्ट 2 जो है जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। पार्ट 2 में रूसी क्रांति के बारे में बताया जाएगा, कैसे रूस में क्रांति हुई और कैसे जो है वहाँ का जो जार था उसके शासन को उलट दिया गया और वहाँ पे बोल्शेविकों का शासन हो गया। लेनिन के नेतृत्व में कैसे जो है वहाँ पे बोल्शेविकों का शासन हुआ, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति को जानेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।